Assalamu alaikum students. Today is our second lecture of sources of food, grade 6 science. Please open your book, page number 4, mention day and date. Now we will start do you know on page number 4. As we discussed earlier, bacteria and other higher organisms like centipedes and earthworm are natural recycler. They break down the organic material like the dead plants and create nutrients necessary for our rich and fertile soil. Now we will discuss bacteria as a recycler. We have bacteria in our digestive tract that prevent the growth of the disease causing organisms. बात यह है बेटा कि जो बैक्टीरिया हमारे जीआईटी ट्रैक के अंदर मतलब होते हैं वो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। उसके अलावा हमारे डाइजेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। जो लोग मतलब काफ़ी अर्सा किसी भी बीमारी में रहते हैं, ठीक है, या उनके इसको स्टमक की इश्यूज़ होते हैं, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप जो हैं दही खाएं, क्योंकि जो लोग काफ़ी अर्सा किसी और बीमारी में रहते हैं तो उनको जो है एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा दी जाते हैं, जिसकी वजह से ये नेचुरल बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं और फिर उनका जो है स्टमक डिस्टर्ब होता है या मतलब उनके डाइजेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, तो उन लोगों को ज़्यादातर जो है वो डायरिया की कंप्लेंट होना शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से डॉक्टर फिर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप दही ज़्यादा से ज़्यादा लें, और उसकी रीज़न क्या होती है कि उसके अंदर ये नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस ट्रैक हमारे जीआईटी ट्रैक में इनका होना ज़रूरी है। इसके अलावा हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स जिस तरह के काऊ है, डियर है, शीप है, इनके स्टमक के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। ये लोग वो चारा लेते हैं जो जिसमें सेलुलोज मतलब ज़्यादा होता है, तो इनकी डाइजेशन 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज में ये जब उसको डाइजेस्ट करते हैं, मतलब उसको वो उनके स्टमक में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको सेमी डाइजेस्ट करके मतलब एक सेमी लिक्विड फॉर्म में उस फूड को दोबारा उनके माउथ में दोबारा भेजा जाता है और फिर वो वहाँ से वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में उनको कन्वर्ट करके उससे एनर्जी लेते हैं। बैक्टीरिया हेल्प टर्न मिल्क इनटू चीज़, फ्रूट, वेजिटेबल्स इनटू पिकल। बैक्टीरिया जो है वो बेटा हेल्प करता है मिल्क को कि वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। अब ये किस तरह होता है कि मिल्क के अंदर जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो लैक्टोलोज होता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उसको ना लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लैक्टिक एसिड की वजह से मिल्क जो है वो लम्स की सूरत में होने लग जाता है, मतलब जिसे आप कहते हैं कि फट गया, ठीक है, दूध फटने लग जाता है और उसका टेस्ट भी जो है वो तुर्श होने लग जाता है। इसी तरह जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो यही लैक्टोज है, ठीक है, तो वो लैक्टोज को भी दोबारा उसी तरह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह जो है वो आपके लिए वो पिकल जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। थर्ड रोल है डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया जो है वो इनको डिकम्पोज करते हैं और उसके बाद जो है जो इससे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो हैं वो दोबारा सॉइल के अंदर वापस रिलीज़ कर देते हैं। Now we will discuss earthworm as recycler. Earthworm eat dead plants and animals. When they eat, they also take in soil and the tree pebbles. अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को जब ये ले लेता है सॉइल के साथ, फिर जब ये एक्सक्रीट आउट करता है तो ये उसके अंदर सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो रिलीज़ कर देता है, ठीक है। अब उन न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश। तो उसकी वजह से जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है और फिर प्लांट्स जो हैं वो उससे ये मतलब न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। आप लोगों ने ये नेचुरली देखा ही होगा कि मतलब हमारी जो फसलें ग्रो की जाती हैं तो उनके अंदर हमें मतलब क्योंकि हम उस ज़मीन को बार बार यूज़ करते हैं, मतलब एक फसल के बाद दूसरी फसल आ जाती है तो फिर हमें उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। तो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र में हम ज़्यादातर यूरिया यूज़ करते हैं जो कि मतलब नाइट्रोजन बेस ही होती हैं, और उसके अलावा हम पोटाश और फॉस्फोरस को भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाए। तो इस तरह मतलब नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं या मतलब ये लार्ज ऑर्गेनिज़म जिस तरह कि हमने अर्थवर्म और सेंटीपेड्स वगैरह की बात की है, तो ये भी रिसाइकलिंग में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा बेटा जो अर्थवर्म की मूवमेंट होती है सॉइल के अंदर, उससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो लूज़न हो जाती है वो, और उससे इनके हवा जो है वो मतलब गुज़रती है और प्लांट्स को जो है मतलब ग्रोथ में हेल्प आउट मिलती है।
अब बेटा हम पेज नंबर 5 पे आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ हम स्टडी करेंगे प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड. Different parts of the plant are the source of food for living organisms. We eat roots, leaves and flower of different plants. अब बेटा आप डेली अपने रूटीन में ये देखते होंगे कि आप लोग जो है मतलब फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ठीक है, दालें खाते हैं, मसालेदात वगैरह अपने घर में इस्तेमाल करते हैं. वो सब कहाँ से आ रहे हैं? वो सब के सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं. इसी वजह से देयर आर अराउंड अबाउट 2000 प्लांट स्पीशीज़ विच आर कल्टिवेटेड फॉर फूड. अच्छा बेटा पेज नंबर 5 के ऊपर ही फिगर 1.1 है जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड. इसमें आप देखें तो 6 पार्ट उन्होंने हमें जो हैं वो क्लियर किए हुए हैं, मेंशन कर दिए हैं. 7 सीड, लीव्स, फ्रूट, स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर. अब हम सबको 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. फर्स्टली वी विल डिस्कस रूट. In some plant, the root or the part of the root system are enlarged in order to store the large quantity of starch and other carbohydrates. A tuberous root or a storage root is enlarged to function as a storage organ. Basically, ये है बात कि वो plant जिनकी roots as a फूड इस्तेमाल होती हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि रूट जो उनका जो रूट सिस्टम होता है वो अपने अंदर फूड को स्टोर करने के लिए ख़ुद को इनलार्ज कर लेते हैं और उसके इनलार्ज होने से फिर उसके अंदर फूड स्टोर हो जाता है और फिर हम उसी पार्ट को निकाल के एज अ फूड यूज़ कर लेते हैं. जिसकी एग्जांपल में आप पोटैटो, कैरेट, टमाटो वगैरह यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अब इसमें आपने बेटा एक काम करना है. जो पिक्चर आपको दी गई है पेज नंबर 5 पे कैरेट की और पेज नंबर 6 पे टर्मरिक की, इसको आपने टिक मार्क कर लें. और ये जो रूट वाला है बेटा, इसमें आपने जो 3rd लाइन है, ठीक है, इन सम प्लांट्स से इसको अंडरलाइन करें और इसको आपने जो है ये एंड तक दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ तक आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर दें. अब आप बेटा पेज नंबर 6 पे आए. यहाँ पर एक्टिविटी 2 मेंशन की गई है जिसमें लिखा हुआ है लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब आपने काम करना है बेटा कि ये जो प्लांट है इसको आपने ख़ुद लेबल करना है, ये आपका टास्क है, ठीक है. और ये आप जो है मतलब नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप अपना ये टास्क जो है वो हमें शेयर करेंगे एज अ होमवर्क कि आपने इसको कर लिया, ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं स्टेम. मैनी प्लांट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इन देयर स्टेम. पोटैटो, गार्लिक, सिनेमम एंड शुगर कैन आर फ्यू एग्जाम्पल. अच्छा जी, अब इसमें बेटा आपके पास देखिए 2 पिक्चर्स दी हुए हैं पोटैटो और सिनेमन की. आप इन दोनों को टिक मार्क कर लें. अब एक्टिविटी 3 देख रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि आप कलेक्ट करें स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरियस स्पाइसेस जो आपके घर में मसाला जाता है उनको आप इकट्ठा करें, ठीक है, एंड ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज और द पार्ट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन. और अब आप इनके ग्रुप करें कि ये कौन कौन सा प्लांट का पार्ट है जहाँ से हमने इनको हासिल किया है, ऑब्टेन किया, और उसके बाद इनको जो है वो आप अब इसके लिए आपने काम करना है. आप यूँ करें कि एक बना लें ग्राफ, मतलब कॉलम सा बना लें, ठीक है. उस कॉलम में आप डिफरेंट ये जो हमारे 6 पार्ट हैं ये मेंशन करें और उसके बाद आपको जो जो आपको चीज़ें मिल रही हैं आप उनके अंदर स्पेसिफिक के अंदर उसको डालते जाएं. तो इसलिए ये भी आपका टास्क होगा. एक्टिविटी 2 के साथ अपने एक्टिविटी 3 भी परफॉर्म करके देनी है, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस सीड. सीड ऑफ द प्लांट्स आर गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स. बेटा क्योंकि सीड के अंदर बहुत ज़्यादा रिच एनर्जी है, ठीक है, इसलिए ये हम सब के लिए गुड सोर्स ऑफ फूड है. इसके अलावा ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही है फॉर द प्लांट ग्रोथ. बेसिकली बेटा आपको मैंने लास्ट टाइम भी ये बात डिस्कस की थी कि जो प्लांट है वो जब एज अ प्रोड्यूसर फूड बनाता है, वो फूड सिर्फ बनाता नहीं है बल्कि वो अपने मतलब फंक्शंस को या अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करता है और कुछ को वो स्टोर कर लेता है. और जो स्टोर करता है वो डिफरेंट पार्ट्स में करता है. तो कई जो है वो अपने फूड को सीड के पार्ट में स्टोर करते हैं. अब इस तरह क्या होता है कि जब हम प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो आपने अक्सर यही देखा होगा कि आपने कोई भी प्लांट ग्रो करना तो आप उसका सीड लगाते हैं, ठीक है. जब आप उसका सीड लगाते हैं तो वो सीड अपना फूड खुद तो नहीं बना सकता होता, ठीक है, उसको सीड फूड खुद मतलब कहीं ना कहीं से लेना होता है. तो फिर वो फूड जो है वो सीड से लेता है. तो इस तरह सीड जो है वो प्लांट के इनिशियल ग्रोथ के डेज़ में उसको अच्छे फूड प्रोवाइडर होता है, ठीक है. अब जो ह्यूमंस हैं बेटा वो डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स जो हैं वो मतलब अपने डेली बेसिस पे लेते हैं. जिसमें ईटेबल सीड्स में हमारे पास हमारे सीरियल्स हैं जिनमें हमारे पास मेज़ है, वीट है, राइस है.
इसके अलावा हमारे पास लेग्यूम्स हैं जिसमें हमारा बीन्स हैं, पीन्स हैं, ठीक है, पीज़ है सॉरी, और उसके अलावा हमारे पास नट्स हैं। नट्स आप सर्दियों में यूज़ करते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, वो कितने अच्छे एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, आपके लिए। ऑयल सीड जो हैं वो अब सनफ्लावर सीड हो गया या सोयाबीन सीड हो गया, इनको जो है वो प्रॉपर प्रोसेसिंग की जाती है इनकी, ठीक है, और फिर इनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा अच्छा बेटा, इसमें आपने जो चीज़ें अंडरलाइन करनी है प्लीज़ वो आप यूँ करें कि जो सीड की फर्स्ट 4 लाइन है ये आप अंडरलाइन कर लें, और उसके बाद ये जो सीड के डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं ईटेबल सीड्स की और इधर से ऑयल सीड्स की, इनको आप जो है ना अंडरलाइन कर लें। अब बेटा पेज नंबर 7 पे हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फूड फॉर प्लांट्स। अब यहाँ पे बेटा आपको जो बात हमने पीछे पढ़ी थी उसी को हम रिलेट कर रहे हैं कि जब हम कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो हम उसका सीड यूज़ करते हैं, तो वो जो बेबी प्लांट होता है वो उस सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। When the baby plant start growing, it uses the food stored in the seed until it make its own food, and this food is stored in the seed leaf called cotyledons। मतलब जो फूड स्टोर है जिस पार्ट के अंदर उसको हम कोटिलेडन्स कह रहे हैं, ठीक है। द बेबी प्लांट रेस्ट इन द सीड टिल इट गेट्स ऑल द नेसेसरी कंडीशन टू ग्रो, ठीक है। जब तक मतलब उसको वो सारी कंडीशंस नहीं मिलती तब तक वो ग्रो करना स्टार्ट नहीं करता। द ग्रोथ ऑफ द बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। जैसे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तब उसको जर्मिनेशन के प्रोसेस कहते हैं कि जी वो स्टार्ट हो चुका है। अ यंग ग्रोइंग प्लांट इज़ कॉल्ड सीडलिंग। अच्छा बेटा, अब हमने ये कंडीशंस वेरीफाई करनी है कि प्लांट को कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती हैं एक सीड को एक प्लांट में बनने के लिए या जर्मिनेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए जो है हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट इस तरह करेंगे कि हम जो है अपने पास 4 डिश लेंगे जिसको हम ABCD के नाम से मेंशन करेंगे, और हर के अंदर हम जो है वो कॉटन वूल प्लेस कर देंगे, और अब उस सब के अंदर हम 3 to 4 बीन सीड्स डालेंगे, ठीक है। अब मैं आपको हर डिश की कंडीशन बताती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। जो हमारी डिश A है, ठीक है, वेट द कॉटन, कीप एडिंग वाटर इफ़ इट ड्राइज एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस सच एज किचन। क्लियर। डिश B, वेट द कॉटन, कीप एडिंग वाटर इफ़ इट ड्राइज एंड कीप इट इन अ कोल्ड प्लेस सच एज रेफ्रिजरेटर। डिश C, do not wet the cotton and keep it in a warm place. Dish D, put enough water to cover the seed and keep it in a warm place. नेक्स्ट बेटा, अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने सारी डिशेस जो हैं वो रख दी हैं। अब आपके ख्याल में कौन सी डिश है जिसके अंदर ये बीन्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो करेंगे, और वो कौन सी कंडीशन है जो इसकी जर्मिनेशन के लिए बेस्ट है। तो जिस तरह आपने अपनी एक्टिविटी 2 और अपनी एक्टिविटी 3 करनी है, इस तरह आपने ये वाली एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है, लेकिन ज़ाहिर बात है इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आप मुझे इसका रिज़ल्ट मुझसे डिस्कस करेंगे। जैसे आप मुझे इसका रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपसे इसकी जो कंडीशन रिक्वायर्ड मतलब ठीक है वो फिर आपसे डिस्कस करूँगी, उसकी क्या वजह है हम उसको उस वक्त डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली आप लोग इसको परफॉर्म करें और फिर उसके बाद मुझसे इसके बारे में डिस्कस करें प्लीज़। देन वी विल डिस्कस फ्रूट, पेज नंबर 7। Many plants have evolved the fruit that are attractive as a food source to animals, so that the animals eat the fruit and excrete the seeds some distance away from the plants. फ्रूट बेटा आप देखते हैं नेचुरली, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर मतलब कई फ्रूट्स के अंदर सीड भी होते हैं। तो अब वो जो कलरफुल फ्रूट होते हैं वो नेचुरली हमें अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करते हैं और एनिमल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब उसमें ये बात कह रहे हैं कि कई एनिमल्स जो हैं वो ऐसे मैंने पहले प्रीवियस 5 क्लास में भी डिस्कस किया था ये कि वो ये खाते हैं सीड, तो ये सीड उनको डाइजेस्ट नहीं होते, ये तरह हार्ड होते हैं। और फिर इस तरह क्या होता है कि जब वो वहाँ से हट के थोड़ी जगह आगे जाते हैं तो वहाँ जाके उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो उससे फिर क्या होता है कि वो सीड भी वहीं पे गिर जाता है, मतलब वहीं वेस्ट आउट में रह जाता है और फिर वहाँ प्लांट ग्रो होना शुरू होता है। मतलब ये पॉलिनेशन का एक तरह से सिलसिला है, इस तरह मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके ग्रो कर जाते हैं। और जो फ्रूट्स हैं वो हमारे डाइट का एक सफिशिएंट पार्ट है। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स दी हुई हैं प्लीज़ आप इसको अंडरलाइन करें। टोमेटोज़, पम्पकिन्स, एग प्लांट, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया, आप इनको प्लीज़ अंडरलाइन कर लें, ठीक है। और उसके अलावा बेटा आपने इसकी सेकंड लाइन जो है फ्रूट की, वहाँ से आपने इसको अंडरलाइन करना स्टार्ट करना है और आप इसको
5th लाइन तक प्लीज़ अंडरलाइन करें, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सब अंडरलाइन करवाए जाते हैं, ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप इनको साथ साथ लर्न करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ वेजिटेबल्स। Vegetables are another type of the plant matter that is commonly eaten as food. These include root vegetables such as radish, carrot, leaf vegetable such as spinach, lettuce, stem vegetables, bamboo shoots, inflorescence vegetables, broccoli. अच्छा जी, इन सब की जी अब ये डायग्राम भी मतलब पिक्चर भी बनी हुई है, आप प्लीज़ उन सबको टिक मार्क कर लें, ठीक है। पेज नंबर 7 के ऊपर भी दी हुई है और पेज नंबर 8 के ऊपर भी दी हुई है, इनको आप टिक मार्क कर लें, ठीक है। विद दिस बेटा वी विल एंड आवर लेक्चर। प्लीज़ जो जो चीज़ें आपको अंडरलाइन करवाई गई हैं आप उनको अच्छी तरह लर्न करेंगे, ठीक है। ये आपका टास्क है। इसके अलावा बेटा आप लोगों की ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और पॉइंट टू रिमेंबर है, इनको भी काइंडली अच्छी तरह देखें। इनके अंदर भी वही सेम डेफिनेशन है, आपको लास्ट टाइम भी मार्क करवाई गई थी और अब भी मार्क करवाई गई हैं। आपने प्लीज़ इनको अच्छी तरह जो है वो मतलब लर्न कर लेना है, ताकि आपके साथ साथ ये जो चैप्टर है ये आपको लर्न भी होता रहे, और इस सारे टॉपिक को आपने एक दफ़ा अच्छी तरह खुद भी पढ़ना है, गो थ्रू करना है और अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।